जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। और दोस्तों, जितने भी मेरे वीडियो रहते हैं सारे जानकारी भरे रहते हैं, इसलिए आप मेरे सारे वीडियो देखा करिए जो भी मैं बनाता हूं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक भी इंफॉर्मेशन छोड़ते हैं तो दोस्तों इसमें आपका ही नुकसान होगा। इसलिए सारे वीडियो जो भी मैं बना रहा हूं वो आप समझिए, देखिए और शेयर करिए। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। डीएससी सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण पेंशन सूचना। कई पेंशनर पूछते भी रहते हैं, क्या सर जो नॉर्मल पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, जो आर्मी के थ्रू अपनी पेंशन ले रहे हैं, क्या उसके रूल अलग है डीएससी के रूल से? दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा और आपके डाउट क्लियर होंगे जो पेंशनर्स डीएससी के हैं। सबसे पहला पॉइंट है, यदि आप डीएससी से 13 साल 9 महीने से अधिक नौकरी सर्विस करके डिस्चार्ज आ रहे हैं तो आपको डीएससी से पेंशन के हकदार हैं। जी हां दोस्तों, कई पेंशनर हैं डीएससी के हैं जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस पेंशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। कुछ कम क्वालिफाइंग सर्विस है, लेकिन कोर्टों के अनुसार, वकीलों द्वारा जीते हुए केस के अनुसार डीएससी के पेंशनर भी पेंशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको कोई दिक्कत है पेंशन से रिलेटेड, एमएससीपी नहीं मिली हो या फिर डिसेबिलिटी आपको नहीं मिल रही हो या आपको कोई दिक्कत है, तो दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ एडवोकेट के नंबर हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। अपनी फी चार्ज करते हैं वो काम करने की, लेकिन आपका काम अच्छे तरीके से कर देंगे। तो मैंने आपको बता दिया, डीएससी से 13 साल अगर 9 महीने से अधिक नौकरी या सर्विस करके डिस्चार्ज आ रहे हैं तो आपको भी फिर डीएससी से पेंशन मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट देखिए, डिसेबिलिटी या फिर मेडिकल पेंशन। यदि आप आर्मी डीएससी से लो मेडिकल कैटेगरी में रिटायर हुए हैं और आप डिसेबिलिटी नेदर एट्रिब्यूबल और नॉर एग्रीवेटेड है तो आप डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार हैं, चाहे डिसेबिलिटी पीस स्टेशन भी क्यों ना हुई हो। जी हां दोस्तों, कई पेंशनर हैं जिनको सही तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पाती और वो इस रूल के दायरे में आते हैं, जिसके लिए वो कोर्ट केस करते हैं और दोस्तों वो जीत भी जाते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दे रहे हैं। रिकॉर्ड के थ्रू भी उनको डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट नहीं हो रही है। डिस्चार्ज बुक में है लेकिन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इसके लिए भी आप फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रूल के अंतर्गत आप भी डिसेबिलिटी पेंशन के हकदार होंगे अगर आप डीएससी के पेंशनर हैं। रूल क्या है? लो मेडिकल कैटेगरी में कोई से भी आप रिटायर हुए हो और दोस्तों नेदर एट्रीब्यूटेबल और नॉर एग्रीवेटेड है तो आपको फिर मिलेगी। तीसरी इंफॉर्मेशन, डीएससी वालों को भी 8 साल सेवा पर नायक की पेमेंट, 16 साल सेवा करने पर हवलदार की पेमेंट, 24 साल सेवा करने के बाद नायब सूबेदार की पेमेंट मिलेगी, यानी पेंशन मिलेगी। ये बात हो रही है एमएससीपी एसीपी के लिए। दोस्तों, जैसे नॉर्मल पेंशनर के लिए एमएससीपी एसीपी के रूल हैं आर्मी में, वैसी डीएससी में भी है। सेम रूल है, यानी 8 साल में नायक, 16 साल में हवलदार, 24 में नायब सूबेदार। चाहे आरआई हुआ हो या फिर पनिशमेंट मिला हो तब भी नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाएगी। कई केसेस हैं जिसमें आरआई या पनिशमेंट में आपको एमएससीपी नहीं दी जा रही, लेकिन दोस्तों कुछ कोर्ट केस हैं और यहाँ पे जो एडवोकेट हैं वो आपको एमएससीपी दिलवा देते हैं। इस केस में भी चाहे आपका आरआई हुआ हो या फिर पनिशमेंट मिला हो। और दोस्तों रूल वही है, 8, 16, 24 और 2006 के बाद आने चाहिए, तब आपको मिल जाएगी। लास्ट पॉइंट देखिए, डबल पेंशन। जो कोई 2 सर्विस पेंशन पाते थे और उनकी विधवा को भी 2 पेंशन मिलेगी जिस दिन से उनके पतिदेव या फिर हस्बैंड का स्वर्गवास हुआ है, डेथ हुई है, ना कि उसके बाद 24/9/2012 से। दोस्तों, जब आपके हस्बैंड की एक्सपायर हो जाती है, मैं फैमिली पेंशनर की बात कर रहा हूं, तो जब पेंशनर एक्सपायर होगा तो उसके अगले दिन से फैमिली पेंशन मिलना स्टार्ट होगी और पूरा एरियर भी मिलेगा। और दोस्तों दोनों पेंशन मिलेगी, अगर सिविल में करते तो सिविल की भी, आर्मी में करते तो आर्मी की भी, दोनों पेंशन के हकदार है। जिनको एक मिल रही है फैमिली पेंशनर को, फिर वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, हम दोनों पेंशन दिलवा देंगे। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा ओआरओपी 2 के एरियर की। आपको करना क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, अगर आप फैमिली पेंशनर हैं, गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, तो दोस्तों अगर आपको 30 अप्रैल 2023 तक पूरा एरियर नहीं मिला ओआरओपी 2 का, तो फिर आप आरटीआई के बेस पर एक जवाब डालेंगे स्पर्श को या बैंक को कि हमें 8% इंटरेस्ट रेट के साथ
लेट हुए बकाया का पेमेंट करें। दोस्तों ये आरटीआई का एक ई सर्कुलर है जिसके बेस पर अगर पेमेंट में डिले हो जाता है तो फिर आपको बैंक या स्पर्श 8% के साथ ब्याज देगा। तो इसके लिए फैमिली पेंशनर भी शिकायत डाल सकते हैं। आपको एरियर भी मिलेगा प्लस 8% इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। यह आपको कार्यवाही करनी पड़ेगी। फिर मैं बात करूंगा जिन पेंशनर को 30 जून 2023 तक पूरी किस्त नहीं मिली ओआरओपी 2 एरियर की और जिनकी एज 70 साल या फिर 70 से ऊपर है, ऐसे पेंशनर भी शिकायत डालेंगे स्पर्श में या फिर बैंक को। जो स्पर्श के थ्रू ले रहे हैं वो स्पर्श में डालेंगे, जो बैंक के थ्रू ले रहे हैं वो बैंक में डालेंगे कि उनको भी 8% इंटरेस्ट रेट के साथ ब्याज दिया जाए डिले पेमेंट का, जो पेमेंट में डिले हुआ है एरियर में। फिर मैं बात करूंगा जिनकी एज 70 से कम है, जिनको दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली 31 अगस्त 2023 तक और तीसरी इंस्टॉलमेंट नहीं मिली 30/11/2023 तक, ऐसे पेंशनर भी शिकायत डालेंगे स्पर्श पे या फिर बैंक से जहां से वो पेंशन ले रहे हैं। उसमें लिखेंगे कि हमें दूसरी इंस्टॉलमेंट 31/8 तक नहीं मिली या फिर हमें तीसरी इंस्टॉलमेंट 30/11/2023 तक नहीं मिली, इसलिए आप हमें 8% इंटरेस्ट रेट के साथ भुगतान करें। दोस्तों सीधी तरीके से आपको नहीं मिलेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, आपको जोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि आपने लेटर लिख दिया और सीधा बोल दिया कि हमें 8% ब्याज दीजिए। आपको कुल नोटिफिकेशन लगाने पड़ेंगे, रूल लगाने पड़ेंगे, ई सर्कुलर लगाना पड़ेगा आरटीआई का। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इतनी आसानी से इंटरेस्ट लेना पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से आसान नहीं है, आप जानते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ईसीएचएस बेनिफिशियरी के लिए। ईसीएचएस कार्ड बनवाने की कार्यवाही सभी भूतपूर्व सैनिकों को सूचित किया जाता है जिनके पास 16 केबी और 32 केबी के कार्ड बने रखे हैं, वह बंद हो चुके हैं। इसके बारे में आपको पूर्व में सूचना मिल चुकी होगी। यदि आप पॉलीक्लिनिक में उपरोक्त को लेकर जाते हैं तो आपको ट्रीटमेंट की सुविधा नहीं मिलेगी। यानी अगर आप पॉलीक्लिनिक में 16 केबी कार्ड या फिर 32 केबी कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं तो फिर आपको हो सकता है कि आपको सुविधा ना मिले ट्रीटमेंट की। इसलिए आपको 64 केबी कार्ड के साथ पॉलीक्लिनिक जाना है, अपना ट्रीटमेंट करवाना है या फिर इलाज करवाना है। अब जो नए कार्ड बन रहे हैं वो 64 केबी के कार्ड बन रहे हैं, इसलिए 64 केबी कार्ड बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है एक बार जान लेते हैं। टेम्प स्लिप ओल्ड ईसीएचएस कार्ड, यानी जो आपका पुराना ईसीएचएस कार्ड है, चाहे वो 16 केबी का हो चाहे वो 32 केबी का हो, एक वो का चाहिए होगा। आधार कार्ड सेल्फ या डिपेंडेंट का, पैन कार्ड सेल्फ या फिर डिपेंडेंट का, पासपोर्ट साइज फोटो सेल्फ या डिपेंडेंट की, पीपीओ ओरिजिनल कॉपी, स्पेसिमेन सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद पासबुक की कॉपी, ब्लड ग्रुप आपका, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फिर ऑनलाइन पेमेंट के लिए फी। ये सारी चीजें हैं जो नए कार्ड के लिए आपकी लगेंगी। और दोस्तों अगर आप ईसीएचएस में ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो कितना पेमेंट आपको पे करना होगा। पेमेंट है दोस्तों सिपाही से लेके हवलदार तक 30,000 रुपए, नैब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, इनके लिए 67,000 और जो ऑफिसर रैंक के हैं उनके लिए 1,20,000। ये वन टाइम पेमेंट है, ये आपको पे करना पड़ेगा, तब आप ईसीएचएस में एनरोल हो सकते हैं। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, अगर आप 2003 से पहले के हैं दोस्तों आप दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो एफएमए या फिर ईसीएचएस कार्ड की सुविधा। बाकी जो 2003 के बाद आए हैं उनके लिए ईसीएचएस कंपलसरी है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों यहां पे ऑफिसर्स भी कुछ गड़बड़ी करते हैं, और गड़बड़ी क्या हो रही है मैं आपको बता रहा हूं। एक लेटर जारी हुआ है और दोस्तों ये लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 23 नवंबर 2023 का। यानी जो कैंटीन कार्ड है उसका मिस यूज हो रहा है उस कार्ड का। और कौन कर रहे हैं? सीनियर ऑफिसर, यानी कोई अधिकारी था, उसकी डेथ हो गई, उसका कार्ड बन रखा था, कार्ड निष्क्रिय होने पर भी, डेड होने पर भी वो कार्ड इस्तेमाल हो रहा था। और किसके द्वारा? सीनियर ऑफिसर द्वारा। यानी दोस्तों मरे हुए ऑफिसर का कार्ड यूज हो रहा था कैंटीन के लिए, और वो भी कोई अधिकारी यूज कर रहा था। तो दोस्तों इसकी जांच पड़ताल चल रही है और ये आदेश दिए कि जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पे सख्त कार्रवाई हो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं, और इन पे रोक लगनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऑफिसर हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके की गड़बड़ी पाई जाती है
तो फिर एक्शन लेना चाहिए। तो दोस्तों जो भी कार्ड है वो आप गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कैंटीन कार्ड चाहे कोई भी हो। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक न्यूज आई थी, सीजीएचएस बेनिफिशियरी कैन बी ट्रीटेड एट प्राइवेट हॉस्पिटल सिंस एनी रेफरल लेटर। यानी जो सीजीएचएस के बेनिफिशियरी हैं वो बिना रेफर करे, बिना कोई लेटर दिखाए किसी प्राइवेट इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं अपना इलाज करवाने। यानी किसी भी इंपैनलमेंट हॉस्पिटल में वो जा सकते हैं जो प्राइवेट है, उसमें किसी रेफर कराने की या फिर कोई लेटर दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बीमारी है तो डायरेक्ट सीजीएचएस का बेनिफिशियरी पेंशनर डायरेक्ट वो जा सकता है और अपना इलाज करवा सकता है। तो दोस्तों आई होप सारी इंफॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।